हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन की क्लास ले चुके हैं। हमने उसमें बताया कि जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी व्याकरण है, सामान्य हिंदी जो है आपके कहाँ-कहाँ पर पूछी जाती है और जिस जिस भी स्टेट में वो पूछी जाती है उसमें देखा है मैंने कि इस बुक में सभी स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो कवर किए हैं और इसमें पूरा डिटेल से भी देखिए बताया गया है। एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल से बताया गया है, सभी क्वेश्चनों को डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये जो बुक है। ठीक है, आपको इसमें थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको हिंदी व्याकरण कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज वर्णमाला से। पहला टॉपिक वर्णमाला है। आप अपने टॉपिक मिलाते हुए चलेंगे जो आपका टॉपिक है। इससे अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी व्याकरण। इसमें क्या है, वर्णमाला आपका पहला टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, र का विवरण। जो र है आपका उसका क्या विवरण है। ठीक है, वो क्या क्या मतलब देखिए, व्याकरण जब हम वर्णमाला के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे आप क ख च छ आ इस तरीके से हम जो जो भी हमारे क्या है वर्ण है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया अ से स्टार्ट करते हैं, आप अज्ञा तक जाते हैं। ठीक है, अ से स्टार्ट करके आप अज्ञा तक जाते हैं, तो इसमें अ से एक अह तक होता है, तो इनको सबको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और जो क से स्टार्ट होके अज्ञा तक जाता है उनको हम व्यंजन बोलते हैं। और इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम बोलते हैं वर्ण। इनको हम बोलते हैं वर्ण। ये हमारे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, दोनों। ठीक है, तो अब इनमें भी क्या होता है कि इनको कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अ कैसा शब्द है, या ए अ जो है कैसा वर्ण है, फिर क कैसा वर्ण है, तो उनके कुछ नाम दिए गए हैं। उनको हमें नाम को क्या है, एक दो बार अगर हम सुनेंगे तो वो चीजें हमें याद हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है कि हम उसे बताएंगे भी। आप खुद बोल के देखेंगे तो आपको चीजें ध्यान में रहेंगी। जैसे मैं बताऊंगा ऐसे अगर आपको आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें एकदम से माइंड में रहेंगी और आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए, इसमें पहले क्वेश्चन की बात क्या है कि र का विवरण क्या है। र क्या है आपका, एक वत्सर्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अल्पप्राण और आपका सघोष और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसमें क्या होता है, जो लुंठित होता है, आप र जो बोलेंगे ना, र, तो आपकी जीवना हल्की सी मुड़ रही है। ठीक है, र क्या है आपका, लुंठित है, वत्सर्य है। अब सघोष और अल्पप्राण की बात करते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। सघोष और अल्पप्राण क्या होता है, देखिए, जब हम क से लेके क, च, त, प, इस तरीके से जब हम लिखते हैं, और इसमें क ख भी आएगा, ग भी आएगा, च छ भी, इस तरीके से जब हम लिखते हैं, तो ये जो पहले और दूसरे हैं ना, इनको बोलते हैं हम अघोष। इन्हें बोलते हैं अघोष। पहले और दूसरे, ये पहले में क च ट ख ज ख छ, इस तरीके से जो पहले और दूसरे हैं, कितने तक, जब तक ये यहाँ से स्टार्ट होके आपका कहाँ तक ना पहुंच जाए, ये म तक इधर तक पहुंचता है। तो ये 25 व्यंजन होते हैं। इन 25 के 25 व्यंजनों को भी क्या बोलते हैं हम, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। स्पर्शी, किससे लेके, क से लेके, अगर आप म तक बात करेंगे तो म तक क्या बोलते हैं आप, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। इसमें बीच में त भी आएगी सीरीज, तो इनको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। अब जो ये आपके क च वाली और ख से ख, छ, ठ, प, फ, त, थ, ये जो वो है, ये पहले और जो दूसरे हैं उनको बोलते हैं हम अघोष। और जो तीसरा, चौथा और जो पांचवा जो जो आपका वर्ण रहेगा, व्यंजन रहेगा, उसको हम जो बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सघोष। सघोष या फिर घोष। घोष भी उसको बोल देते हैं, किसको, तीसरे, चौथे और पांचवे को। अब बात आती है अल्पप्राण और महाप्राण की। अल्पप्राण वो होते हैं, इसी में ही देखेंगे, अल्पप्राण और महाप्राण देखिए, सभी हैं
उनमें भी अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं व्यंजनों की ही बात कर रहा हूँ, उसमें भी अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं र के उसमें। तो जो स्पर्शी व्यंजन ही है ना, इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें भी अल्पप्राण महाप्राण क्या होगा, मतलब जिसमें आपके मुख से ज्यादा हवा निकल रही है उसे बोलते हैं महा। ज्यादा हो गया ना, ज्यादा, महाप्राण। और अल्प मतलब कम हवा, तो जिसमें कम हवा निकल रही है उसे क्या बोलेंगे, अल्पप्राण बोलेंगे। जैसे आप क, अब लेकिन अब अगर ख बोलेंगे तो बहुत हवा निकल रही है, ग बोलेंगे तो कम, घ बोलेंगे तो ज्यादा। फिर च, छ बोलेंगे तो देखिए कितनी, ज, झ बोलेंगे तो बहुत ज्यादा। तो जो पहला पहला तीसरा और जो पांचवे होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं हम अल्पप्राण। इन्हें बोलते हैं हम अल्पप्राण। और क्या हो गया आपका, दूसरा और जो चौथा होता है उन्हें बोलते हैं महाप्राण। आप बोल के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी इतने छोटे से क्वेश्चन में। अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ लेते हैं तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये तो हमें बता दिया गया है पहली लाइन में। अब देखिए, ये जो स्पर्श व्यंजन बताए गए हैं ना, इनकी संख्या 25 है। आप गिन के भी देख लेते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। क से लेके म तक जो है स्पर्श व्यंजन होता है। अंत इस्त व्यंजन ध्यान रखेंगे, य र ल व, य र ल व जो है आपके अंत इस्त व्यंजन है, अंत इस्त व्यंजन है य र ल व, ठीक है। फिर क्या है आपका, उष्म, उष्म, उष्म और दूसरा इसका नाम होता है संघर्षी। उष्म और संघर्षी जो व्यंजन है वो है आपके श, पेट पटा से छोटा स और ह। क्यों है ये उष्म और संघर्षी, आप देखेंगे जब इन्हें बोलेंगे ना तो आपके मुख से जो वायु है वो एक मुख से ना एक प्रेशर दे के निकलेगी, श, पेट पटा श, छोटा स ह। तो वायु क्या क्या है, एक दिशा में एक प्रेशर है, तो उसे बोलते हैं उष्म और संघर्षी। और कौन से हैं, पेट पटा से, छोटा से, बड़ा से और है, ठीक है। फिर अर्ध स्वर कौन से होते हैं, य र ल व, सीधा रट सकते हैं या याद कर सकते हैं, य र ल व अर्ध स्वर। आप इनको बोलेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप पूरा स्वर बोल रहे हैं, य र ल व। लेकिन अगर क बोलेंगे तो आपको लगेगा क, ऐसे देखो क तो नहीं बोलते ऐसे, लेकिन र, र, य र ल व, देखिए तो ये अर्ध स्वर है अपने आप में। पा, पासिर, ये है क्या है, पार्श्विक। पार्श्विक जो है आपका वो क्या होता है, ल होता है। पार्श्विक क्या होता है, ल। लुंठित आपका र हो गया, क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, फिर अनुनासिक होते हैं जो पंचम अक्षर होते हैं ना, इन्हीं के, क्या कौन कौन से, आपका हो गया अड़, जैसे हो गया अय हो गया आपका, ठीक है, अण हो गया आपका, ठीक है, न हो गया आपका, म हो गया। तो ये क्या है ना, ये आपके क्या है, अनुनासिक है। अंग, अह, जिसमें आपकी नाक का भी यूज हो रहा है, मुंह के साथ साथ में नाक का यूज हो रहा है, उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। तो ये क्या है आपके, अनुनासिक है, ठीक है। सघोष और अघोष और सघोष हमने बता दिया है, क ख ये अघोष है, और घोष और सघोष कौन से हैं आपके, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलिए, इतनी डिटेल आपको बता दी है हमने। फिर अब देखिए, हमने बात कर ली थी स्पर्श व्यंजन की। इसमें जो अघोष है वो कौन कौन से हैं, पेट पटा स, छोटा स। जो श वाले हैं वो भी किस में आते हैं, आपके अघोष में ही आते हैं, ठीक है। और सघोष में कौन कौन से आते हैं बचे हुए, य र ल व और ह जो है ये सभी क्या है आपके, ये सघोष है, ठीक है। तो जो स वाली जो सीरीज है वो क्या है आपकी, अघोष है। और य र ल व ह जो है आपका वो सघोष है, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण मैं आपको बता चुका हूँ, पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है। और महाप्राण क्या है आपका, दूसरा और चौथा। क्यों है, मुख से हवा के से रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। आप बोल के भी देख लग सकते हैं। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी, कि ये जो आपके जो व्यंजन है या आपके जो स्वर हैं, इसमें कंठक कौन सा है, कंठक मतलब जिसकी डायरेक्ट गले से हवा निकल, मतलब सॉरी, गले से आवाज निकल रही है। जैसे आप क बोलेंगे, क। अब एक इसमें एक ऊपर दिया गया है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काकल्य। काकल्य मतलब क, काकल्य मतलब क, जो व्यंजन है वो काकल्य है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं आपके, ये वाले आपके पूरे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है इसमें, कंठक। अब आप एक बात बताइए, आप गले से बोलिए, क, ख, ग, घ, अड़, ह। देखिए, किसी भी चीज को बोलेंगे आप, इनको जितने ये यहाँ पर लिखे हुए हैं सब गले से डायरेक्ट हवा बाहर आ रही है। और अ आ, देखिए आप बोल के देख लीजिए, तो ये आपका कंठक हो गए, अ आ, क ख ग घ, अड़, ह,
ठीक है। अब बात आती है तालव्य। तालव्य क्या होता है? च। च। आपका जो जीभ है उसका जो बीच वाला भाग है ना वो उठ के आपका कहाँ पे लग रहा है? ऊपर आपके मुख की छत पे लग रहा है। च छ ज झ अञ य स। आप इन शब्द को बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा ये तालव्य है। जीभ जीभ का जो बीच वाला जो भाग है, हल्का जीभ की जो टंग है उससे पीछे जो वाला भाग है, उससे आपका ऊपर को एकदम से आपका क्या लग रहा है? आपकी मुख की छत पे लग रहा है, उससे टच हो रहा है। च छ। और ई, बड़ी ई, ये भी देख लीजिए, ये भी क्या है आपका? तालव्य है। अब मूर्धन्य के ट। आपकी जो मुख है ना मूर्धन्य, मतलब आपकी जो जीभ है वो घूम के आपके कहाँ पे लग रही है? ऊपर छत पे लग रही है आपकी मुख के जैसे ट ठ ड, देखिए ढ अण र, पेट पर टस है। तो ये क्या है आपके? देखिए ये मूर्धन्य है। दंतक, आपकी जो जीभ है वो दांतों पे लग रही है। त थ। आपको याद भी नहीं रहेगा तो आपको याद ये रखना है कि इस क्वेश्चन में जैसे आपको कंटक है तो गला हो गया, चलो ये याद रहेगा कंटक। दंतक भी आपको याद रहेगा क्योंकि आपकी जो जीभ है वो दांतों पे लगी है। त थ द ध। आप देखिए जीभ का आगे वाला भाग डायरेक्ट दांतों पे लग रहा है। मूर्धन्य आपको, मूर्धन्य मतलब क्या हो गया? तालव्य और मूर्धन्य में कन्फ्यूज। मूर्धन्य मतलब उलट के लग रही है। ट ठ ड। आप देख लीजिए आपकी जो जीभ है आगे वाला भाग सीधा छत पे लग रहा है। और तालव्य मतलब आपका तालु बोलते हैं ना, तालु मतलब जीभ जो है बीच में से उठ के ऊपर लग रही है, उसे तालव्य बोल रहे हैं। इन सब शब्दों को आप बोल के देखें, आपको पता चल जाएगा। आप डायरेक्ट टिक लगा दोगे, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा आप टिक लगा दोगे। ओष्ठक कौन से होते हैं? जो आपके होठों से बोला, प फ ब भ म। आपके पूरा देखिए, क बोलेंगे तो आपको होठ की जरूरत नहीं पड़ेगी, च में होठ की जरूरत नहीं पड़ रही, ट में होठ की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन प में आपके होठों की जरूरत पड़ रही है, ऊ बड़ा ऊ में होठों की जरूरत पड़ रही है। तो प फ ब भ म ये क्या है? ओष्ठक है। ओ, ओष्ठक, समझ रहे हो? आपके होठों की ओष्ठक। अब क्या होता है? कंठ तालव्य। ठीक है। कंठ तालव्य मतलब ए ऐ। ए ऐ, आप देखिए ए ऐ, आपके गले से भी आवाज निकल रही है और आपकी जीभ भी ऊपर चल रही है। ए ऐ, देखिए। ठीक है। और कंठोष्ठक मतलब ओ औ। ओ औ। ठीक है। मतलब आपके गले से भी आवाज निकल रही है और आपके होठों का भी प्रयोग हो रहा है, उन्हें बोल रहे हैं हम कंठोष्ठक। ठीक है। फिर दंतोष्ठक कौन है? वह देखिए, मतलब आप पहले क्या हो रहा था? जो आपका क्या था? दंतक था, उसमें जीभ आपकी किस पे लग रही थी? जीभ जो है आपकी दांतों पे लग रही थी। इसमें क्या है? दंतोष्ठक है, मतलब आपके होठ दांतों पे लगे हैं। वाह, देख लीजिए, बोल के देख लीजिए, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर क्या है आपका? वत्सर्य। वत्सर्य क्या होता है? न स र ल ज, ये आपके क्या है? वत्सर्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी अयोगवाह ध्वनि। अयोगवाह ध्वनि, ये वे ध्वनियां हैं जो न स्वर हैं और न ही आपके व्यंजन हैं। दो ध्वनियां हैं इसमें जो अयोगवाह में ना दो ध्वनियां आती है, ना तो ये स्वर माने जाते हैं ना ये व्यंजन। एक तो ये आपकी अंकी बिंदी और एक आपकी ये विसर्ग। ये दोनों क्या है? आपकी अयोगवाह कहलाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि अयोगवाह इनमें से क्या है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? जो अपभ्रंश की जो वर्णमाला में है उसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ऐ औ। ठीक है। जो अब अपभ्रंश की जो वर्णमाला है उसमें नहीं है। देखिए, अपभ्रंश जो है ना आपका, अपभ्रंश जिसको हम बोलते हैं, में जो अपभ्रंश की जो वर्णमाला है, पहले अपभ्रंश ने एक वर्णमाला थी, उनकी जो वर्णमाला है उसमें केवल 8 स्वर बताए गए हैं। जो 8 स्वर बताए गए हैं वो कौन से? आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ बड़ाऊ, और आई और ओ, बस ये ए आई, सॉरी ए और ओ। ठीक है। ये आपको बताए गए हैं अपभ्रंश की वर्णमाला में। जो स्वर ऐ और औ है ना, ये अपभ्रंश की वर्णमाला में है ही नहीं है। और अंग और अह को हम क्या है? हम स्वर मान ही नहीं रहे हैं। तो केवल 11 ही स्वर है, 11 में से भी अपभ्रंश की जो वर्णमाला है ना उसमें केवल ये 8 ही बताए गए हैं, उसमें रीरी का भी यूज नहीं किया गया है। ठीक है। तो यही ए और जो ऐ और जो औ है वो उसकी वर्णमाला में नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है।
और व्यंजन देखिए, विद्वानों ने जो अपभ्रंश में कितने व्यंजन बताए गए हैं, तो 28 व्यंजन के अस्तित्व को स्वीकार किया है, क्योंकि उसमें जो ये 5 व्यंजनों का अभाव है, कौन से, ड, ढ, न और स पेट पटा से। तो इसमें कितने अपभ्रंश में जो व्यंजन बताए गए हैं 28 बताए गए हैं, और जो स्वर बताए गए हैं वो 8 बताए गए हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, हिंदी में मूलतः जो वर्णों की हिंदी में जो मूलतः है वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, तो हिंदी में अगर आप मूलतः देखेंगे तो 52 होते हैं वर्ण, ठीक है, अ से अह तक और क से अज्ञ तक अगर आप गिनेंगे तो वो 52 होते हैं, ठीक है। चलिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। हिंदी में वर्णों, स्वर एवं व्यंजनों की कुल संख्या 52 होती है। इसमें 11 स्वर और 41 जो है व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अंग और जो अह है वो क्या है आपके, अयोग वहा है, ठीक है। मिलाकर इनको कितने बन जाते हैं, 13 स्वर हो जाते हैं, लेकिन ये क्या है, अयोग वहा है। इसलिए जो आपकी हिंदी वर्णमाला है उसमें जो व्यंजन, जो आपकी संख्या है, वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, 52 है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है, उसे वर्णमाला कहा जाता है। जैसे आप आ, ठीक है, छोटी ई बड़ी, क, ख, तो एक व्यवस्था है उनकी, क के बाद ख, इसे ही हम वर्णमाला कह रहे हैं। क के बाद ख आएगा, ख के बाद क्या आएगा, ग आएगा, ग के बाद घ आएगा, आप इसे पहले नहीं लिख सकते। तो क्या है ये अपने आप में क्या है, एक एक व्यवस्था है। तो इन वर्णों का व्यवस्थित जो समूह है इसे ही हम वर्णमाला कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला का ज्ञान हमें शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को समझने में मदद करता है। हिंदी में उच्चारण के अगर उच्चारण हम करेंगे तो 52 वर्ण होते हैं, इसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन है। लेकिन जब हम उसे लिखने लगते हैं तो जो वर्ण की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 54 हो जाती है। 13 उसमें स्वर हो जाते हैं, 35 आपके व्यंजन हो जाते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन भी कौन से होते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ये होते हैं आपके, ये अनुस्वर होते हैं और जो विसर्ग होती हैं, ठीक है, अयोग वहा जो होते हैं ना आपके, ये अंग और जो अह वाले जो हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, आपके अयोग वहा शब्द बोलते हैं, अयोग वहा सॉरी, वर्ण बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इनकी टोटल अगर हम संख्या देखेंगे उच्चारण के हिसाब से तो वो 54 है, और लेखन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सॉरी, लेखन के हिसाब से हमारा कितना है, 54 है, और उच्चारण के हिसाब से हमारे 52 है। उच्चारण में हमारे अंग और अ को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जो वर्ण है वो दंत्य नहीं है, अब देख लीजिए आप, दंत्य कौन सा नहीं है, दांत से कौन सा नहीं बोला जा रहा है, तो कौन सा नहीं बोला जा रहा है इसमें, ट, ठीक है, त, थ, द, ध, ये सब क्या है आपके दंत्य हैं। केवल आपका जो ट है वो आपका क्या है, वो दंत्य आपका नहीं है, उसे क्या बोलते हैं हम, मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ण। अब देखिए आपकी जो वर्णमाला है वो आपके ऊपर पूरी हो चुकी है, अब केवल आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और इसमें भी आपको कुछ डिटेल दिए रहेगी तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वर्ण उस मूल डैश को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। अब किसका इसमें से खंड नहीं हो सकता है, किसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी ध्वनि। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ना वो वर्ण ही है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, आपकी वर्ण है, ठीक है। इसमें देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसे दो जो वर्ण है वो दो भागों में बटे हुए हैं, स्वर और व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, किसके हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से, लेकिन लेखन के हिसाब से कितने हैं, वो 54 हो जाते हैं। स्वर की जो संख्या है इसमें 11 है, और व्यंजनों की संख्या 41 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? जो भाषा है उसकी जो सार्थक इकाई है वो क्या है आपकी? तो लघुत्तम इकाई आपकी हो जाएगी शब्द। ठीक है, चलिए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई जो है आपकी वो ध्वनि है। ठीक है, सही है। अगर आप उच्चारण करेंगे तो ध्वनि आ जाती है, लेकिन अगर आप नॉन लेखन के हिसाब से देखेंगे तो वो आपके क्या है? शब्द हैं। ध्वनि के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना पड़ता है। अगर आपको इनके शब्द बनाने हैं तो उसका अर्थ आपका होना चाहिए। ठीक है, ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। जैसे अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियां हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं है, सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं, क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है। तो ऐसे शब्दों को कि जो ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। अगर हम भाषा बोलेंगे तो उनकी सार्थक जो इकाई है वो शब्द है। समझ रहे हो, इसमें ये बताया गया है। अब जो शब्द होते हैं ना वो उसका एक अर्थ अर्थ प्रदान प्रदान करते हैं। जैसे कल है, कल का मतलब दो आपके अर्थ निकलेंगे ना। कल का मतलब आने वाला कल हो सकता है। ठीक है, कब, कब जाना है, इस तरीके से। तो एक वो क्या है, एक अर्थ उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी ध्वनि है, ध्वनि मतलब क, ये एक ध्वनि आपके मुख से निकली तो इसका कोई अर्थ नहीं है। समझ रहे हो, तो इसलिए जो शब्द है वो आपके क्या है? सार्थकता और आपकी क्या करते हैं? वो एक आपका अर्थ उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? जो भाषा है उसकी मूल इकाई क्या है? अगर हम भाषा की मूल इकाई बोलेंगे, अब भाषा क्या हो रही है हमारी? वो लेखन है। भाषा की जो मूल मूल इकाई है वो ध्वनि है। भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है आपकी? ध्वनि है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई अगर हम बोलेंगे तो वो ध्वनि है। भाषा की जो सार्थक इकाई है, अगर हम भाषा की सार्थक, क्योंकि आपने शब्द लिखा, लेकिन उसमें भी जो पहली जो मूल इकाई आ जाती है वो क्या आ जाती है आपकी? ध्वनि आ जाती है, एक ध्वनि होती है। ठीक है, और इसकी जो भाषा है उसकी जो सार्थक इकाई है वो है आपकी वाक्य। जब आप पूरा लिखेंगे ना, वह कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका एक वाक्य हो गया। और वाक्य से जो छोटी इकाई है वो क्या है आपकी? उपवाक्य है। उपवाक्य से जो छोटी इकाई है पदबंध है। पदबंध से छोटा होता है आपका पद। पद से छोटा होता है अक्षर, और फिर अक्षर के बाद आती है ध्वनि। कई बार ये हमारा क्रम लगाने को आ जाता है। पहले हमारा आता है, हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, पहले हम ध्वनि बोलते हैं, फिर ध्वनि से हमारा अक्षर, जैसे क बोल दिया, एक ध्वनि है। ठीक है, उससे हमारा अक्षर बन गया क, कर, अक्षर बन गया, फिर उससे एक पद बना। ठीक है, फिर एक पद बंद, उन पदों को जोड़ने वाला पद बंद बना, एक उपवाक्य बना। ठीक है, उपवाक्य से पूरा एक वाक्य बना। तो इसको हम एक क्रम में याद रखेंगे, ध्वनि, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। तो ये हमारा क्रम है। अब इसमें देखिए, राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और म, एवं चार वर्ण है। चार वर्ण कैसे हुए? जो आपका र है ना, रा जो है आपका र प्लस आ से मिलके बना हुआ है, और म आपका आधा म और अ से मिलके बना हुआ है। तो अगर आप इसमें वर्ण देखेंगे तो चार हैं और अक्षर आपके दो हैं। ठीक है, कई बार ये ऐसे अक्षर और वर्ण को अलग अलग करने में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब जो है वर्णों के कितने भेद हैं, है ना? तो वर्णों के आपके क्या है? दो भेद हैं। ठीक है, वर्णों के आपके क्या है? दो भेद हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो वर्णों के आपके दो भेद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? जो हिंदी भाषा है उसकी कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो भाषा की हमने भी पढ़ा है, ये 52 वर्ण लिपियां हैं। इसके कितने वर्ण हैं आपके? 52 है। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा की कुल जो वर्ण लिपियां हैं वो 52 है। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। अ से लेके औ तक आपके 11 वर्ण होते हैं। कंठक, क जो वर्ग है वो कंठक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। च आपका तालुव्य है। ट आपका मूर्धन्य है। आपका त आपका दंतक है। प आपका औष्टक है। अंत स्थम हमने पढ़ लिया है, य र ल व है। उस और संघर्ष हमने पढ़ लिया है, स पेट पटा से, छोटा से और ह है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं आपके? ये आपकी क्या है? वर्ण की लिपियां हैं। ये कितने हैं आपके? 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
इसमें देखिए, इसमें संयुक्त व्यंजन ही बताए गए हैं, अक्षय, त्र, अज्ञ, श्र। इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से है। जब क्वेश्चन आएगा ना, हम उसे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अक्षय वैसे मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन इसे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। जब आपका लिखित में रहेगा तो सब चीजें अच्छे। अयोगवाह हम बता चुके हैं। द्विगुण क्या होते हैं? ड और ढ। ये क्या है? आपके द्विगुण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्विगुण जो व्यंजन है आपके ड और ढ है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने बन जाते हैं? 52 बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? जो लिपि जो चिन्ह है उनका जो अगर क्रमबद्ध समूह है उनको क्या कहा जाता है? तो उसको एक वर्णमाला कहा जाता है। लिपि, ठीक है, चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या है, नेक्स्ट है इसका स्वर जो वर्ण है उनके बारे में पूरा हमें क्वेश्चंस बताए गए हैं। हिंदी स्वर के प्रकार कितने हैं? जो हमारा हिंदी स्वर है उसके प्रकार कितने हैं? तो उसके हैं आपके 3 प्रकार। अब स्वर के बारे में भी देखो बताया गया है, उनके भेद, उनकी संख्या, सब चीजें बताई गई हैं। ठीक है, फिर उसकी डिटेल ही बताई गई है। हिंदी जो स्वर है उनके कितने प्रकार हैं? आपके 3 प्रकार हैं। देखिए, मात्रा के आधार पर जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका ये होता है आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, किंतु उत्पत्ति के आधार पर अगर आप क्या करेंगे, मात्रा के आधार पर देखेंगे तो ह्रस्व ह्रस्व स्वर होता है आपका, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर हो देखेंगे तो दीर्घ स्वर होता है और आपका ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर स्वर जो है उनकी संख्या कितनी है? तो कितनी है वैसे अगर आप हिंदी वर्णमाला में टोटल देखेंगे तो वो 13 है, 2 आपके अयोगवाह है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें देखो आपको पूरी डिटेल भी बताई गई है। जो आपके 13 है उसमें जो ह्रस्व स्वर है वो अ, ई, छोटा ऊ और रीरी जो है आपके ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? देखिए, ह्रस्व क्या है? जिसमें आपकी जो वायु है, आपका जो आवाज है वो कम बनती है, मतलब ठीक है। ई आपको जो है एनर्जी भी कम लगानी पड़ती है। ऊ, री री, तो इसमें ऊर्जा कम लग रही है। ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ मतलब आ, ई, आपकी जो समय है बोलने में उसमें ज्यादा लग रहा है, बड़ा ऊ, तो इन्हें बोल रहे हैं हम दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में जो ह्रस्व जो स्वर है उससे 2 गुना समय लगता है, आप बोल के भी देख सकते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा स्वरों से मिलकर। अब देखिए, ए और ऐ, ओ, औ, ये क्या है? आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, और ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त है क्योंकि इनका जो प्रयोग हो रहा है ना वो 2 या 2 से अधिक स्वरों को मिलाकर हो रहा है। ठीक है, फिर अयोगवाह हम पहले पढ़ चुके हैं। अंग और अह जो है आपके अयोगवाह स्वर हैं। देखिए, 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अब इनमें से जो है कौन सा स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको सीधा सीधा दिख रहा है। इसमें अइये जो है, आप ये अइये जो है आपका, ये क्या है? आपका स्वर नहीं है। बाकी सभी क्या है? स्वर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताया गया है। ये नासिक्य है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या है? ये तालव्य का 5वां जो है पंचम वर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, ई, बड़ी ई, छठा ऊ और जो ऊ है किस प्रकार के स्वर है ना? तो ये किस प्रकार के स्वर हैं? तो इन्हें हम बोलते हैं आपके समवृत स्वर बोलते हैं। ठीक है, समवृत स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि समवृत स्वर क्या होते हैं। चलिए देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो द्वार है लगभग बंद रहता है, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो ये जो जो स्वर हैं आपके, इनमें जो मुख द्वार है लगभग बंद रहेगा, उन्हें क्या बोलते हैं? हम समवृत स्वर बोलते हैं। और अर्ध समवृत किसे बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, ठीक है, आधा ही बंद रहेगा, ए, औ। तो लेकिन इनमें क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि बस बंद ही है, लगभग क्या है? बंद रहता है। ठीक है, तो
ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है आपके संवृत है, और अर्ध संवृत क्या है जिसमें आधा बंद रहेगा और उसमें क्या है लगभग बंद ही रहेगा, ए और औ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो रीरी है आपका, ये कौन सा स्वर है? तो रीरी आपका जो है हमने भी पढ़ा है, ये आपका ह्रस्व स्वर है आपका रीरी, अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रीरी तक हमारे ह्रस्व स्वर है, और ए, ई, छोटा ऊ और जो रीरी है वो ह्रस्व है। और जो दीर्घ हमने पढ़ा है जिनमें ज्यादा आपकी एनर्जी लग रही है, ज्यादा समय लग रहा है, ह्रस्व से लगभग 2 गुना समय लग रहा है, वो दीर्घ है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या है आपके दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन स्वर नहीं है? तो आप जानते हैं इसमें कौन स्वर नहीं है, तो इसमें जो ब है वो स्वर नहीं है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से रीरी क्या है? तो रीरी हमें पता है कि ये एक क्या है, स्वर है। ठीक है, ना तो ये संयुक्त व्यंजन है, ना ये आपका व्यंजन है, रीरी क्या है आपका स्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके। इनमें से किस शब्द में रीरी की मात्रा का उपयोग हुआ है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पूछा गया है और एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें आपकी रीरी की मात्रा का प्रयोग किया गया है? अब एक बात बताइए, रिपु है, इसमें कोई रीरी की किर्रिया, किर्रिया इसमें भी नहीं, वर्षा, ये जो रीरी लगी हुई है वो यहाँ लगी है। वृष्टि, वृष्टि जो है आपकी ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वृष्टि में जो है रीरी की मात्रा का प्रयोग किया गया। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे आपका क्या हो गया, कृतज्ञ, कृष्णा, सृजन, इनमें सब में क्या है, रीरी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। चलिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, ये आप परिभाषा याद भी कर सकते हैं, आपके रिटर्न एग्जाम में कहीं पर लिखने को आए तो। क्योंकि जिनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वैसे अगर इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे कि उच्चारण के हिसाब से हमारे कितने हैं, 11 है, और लेखन के हिसाब से हमारे 13 हैं। ठीक है, चलिए स्वरों का उच्चारण। ठीक है, स्वर जो है उनका उच्चारण कैसे होता है? तो बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक है, मतलब उसमें किसी की सहायता नहीं होती, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। अभी हमने परिभाषा पढ़ी ना, तो बिना किसी की सहायता से क्या हो जाता है, स्वर का उच्चारण हो जाता है। चलिए, स्वर जो है वो किसका भेद है? ठीक है, तो स्वर किसके भेद हैं? ये वर्ण के भेद हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसके भेद हैं? वर्ण का भेद है। ठीक है, चलिए अब मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में पता चलेगा। तो मात्रा के आधार पर हमने भी पढ़ा है, ये क्या है आपके 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है, अ, ई, बड़ा ऊ और रीरी, ये तो हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वर मतलब जिनमें आपकी 2 मात्रा का प्रयोग होता है, और ह्रस्व स्वर से आपका लगभग 2 गुना टाइम लगता है उनको बोलने में, तो उसे हम दीर्घ स्वर बोल रहे हैं। और जो प्लुत होता है, प्लुत मतलब जैसे आपका ओम, ठीक है, इस तरीके से जो होता है ना, जैसे ये अंक बना हुआ है एक, ठीक है, जैसे ओम मैंने बोला ना, उसे क्या बोलते हैं हम, पलुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, पलुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप ओम लिखते हो ना, ओम, ओम, ये क्या है, पलुत पलुत स्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? तो किसके प्रकार है? ये आपके स्वर के ही तो प्रकार हैं। ठीक है, ये स्वर के प्रकार है। ठीक है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? अब दीर्घ कौन से होंगे? जिसमें आपकी क्या है, ज्यादा वायु लग रही होगी। तो कौन से हैं वो आपके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ए वाले तो पहले कट जाते हैं। ठीक है, ये और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ल लिख दिया है ये, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी क्या है, आपके दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है अभी हमने पढ़ी है, तो इनकी संख्या जो है आपकी 4 है। ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो ह्रस्व स्वर है उनकी संख्या आपकी 4 है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका, देखिए ये पूरी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इन्हें आगे चला रहे हैं। जितनी आपकी वर्णमाला हम पहले पूरी चीज पढ़ चुके हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? तो उन्हें बोलेंगे हम गुरु स्वर। ठीक है, यहाँ पर लघु का तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, तो हमने पढ़ा है गुरु स्वर। ठीक है, जो ह्रस्व से दो गुना जो समय लगता है उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर बोलते हैं। ठीक है, मूल स्वर कौन से हुए? जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, प्लुत कौन से हुए? जैसे ओम बोला आपने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, पूरी वही चीज बताई गई है। ठीक है ना, देखिए दीर्घ मात्रा को क्या बोलते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक है, वही चीज बताई गई है पूरी की पूरी। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो कौन सा है इसमें दीर्घ स्वर? तो इसमें कौन कौन सा दीर्घ स्वर हो जाएगा आपका, देख लीजिए। तो कौन सा दीर्घ स्वर है इसमें से, आप बताइए मेरे को। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका आ, ये आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये आपका क्या है? दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लग रहा है। अगर आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, है ना, जैसे हमने जो चीज पढ़ी है उनके हिसाब से जो दीर्घ स्वर है, तो उनके हिसाब से अगर हम दीर्घ स्वर देखेंगे, तो हमारा जो ये है ना, ये ओ, जो औ है, ये भी हमारा दीर्घ स्वर में आ जाता है। ठीक है, सही है, ये भी हमारा दीर्घ स्वर में है। ठीक है, देखिए, ठीक, दिए गए विकल्पों में आ दीर्घ स्वर है क्योंकि मूल दीर्घ, जो मूल होते हैं ना, मूल, अब हम इसमें भी मूल एक अलग से आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, इसमें भी मूल स्वर, जो मूल दीर्घ स्वर है ना, जिन पे 2 मात्रा आ रही है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और औ, ये आपके क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। तो और जो छोटा ऊ है, ये तो डायरेक्टली हमारा ह्रस्व स्वर है। और जो ए है, इसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं। और छोटी ई से बनता है। और जो ओ है, ये ए और बड़ा छोटा ऊ से बनता है, इसको भी संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अब इनमें से कौन सा है जो आपका संयुक्त स्वर नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो बड़ाऊ है वो आपका क्या है? संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है ना? तो इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो उसको बोलते हैं हम प्लुत। प्लुत जो स्वर है उनको दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, चलिए, प्लुत स्वर कौन सा है? अब देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था और वही एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। ओम जो है आपका प्लुत स्वर है। ठीक है, और इसका जो उच्चारण में समय लगता है वो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा लगता है। ठीक है, अब क्या है, इनका संधि संयोग जो है, ये स्वर का ही है। अभी संधि हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये स्वर के ही बारे में हम पढ़ रहे हैं कि संधि संयोग के आधार पर इनका क्या है। ठीक है ना, अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो संयुक्त स्वर है वो है आपका आई।
ऐ को क्या है आपका संयुक्त स्वर माना गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो ऐ है वो संयुक्त स्वर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐ स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। इनमें संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। जो ए है वो अ और छोटी ई से बना है। ऐ जो है अ और ए से बना हुआ है। और जो ओ है आपका अ और छोटा ऊ से बना हुआ है। और जो आपका औ है वो अ और ओ से बना हुआ है। ठीक है, और जो मूल स्वर हमारे कहलाते हैं वो अ, ई, उ, री। ठीक है, तो इतनी चीज हम जान लेते हैं इसमें। ठीक है ना, संयुक्त स्वर कौन से हैं, किस किस तरीके से मिलकर बने हुए हैं, ये पूरी हमें जानकारी मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब इनमें से कौन सा है जो मूल और दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है ओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका देखिए, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ह्रस्व स्वर के बारे में जान चुके हैं, दीर्घ के बारे में जान चुके हैं, संयुक्त स्वर हम पहले पढ़ चुके हैं, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? जब हमने स्टार्टिंग करी थी वीडियो की तो हमने बताया था कि घोष अघोष क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहले और जो दूसरे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं अघोष। अघोष पहले और जो दूसरे जो वर्ण हैं उन्हें हम अघोष बोल रहे हैं। और घोष हम किसे बोल रहे हैं? तीसरा, चौथा और पांचवे को हम घोष बोल रहे हैं, घोष या सघोष बोल रहे हैं। तो अब इसमें देख लीजिए, आपका ख भी आपका क्या है? अघोष है आपका। च अघोष है, ठ अघोष है, प फ ब भ म। तो ये आपका क्या हुआ? घोष वर्ण हुआ कौन? म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। म क्या है आपका? घोष वर्ण है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से म जो है वो आपका घोष वर्ण है। सघोष और जो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके? तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए, देख लीजिए इसमें सब तीसरे। और अघोष कौन से होते हैं आपके? दूसरा और पहला जो होता है वो आपकी वर्णमाला में जो है आपके वो क्या है? आपके अघोष है। उसमें भी अघोष में और कौन कौन से आ जाते हैं? आपकी श वाली सीरीज आ जाती है। और इसमें जो आपके सघोष हैं वो य, र, ल, व, ह वाले आ जाते हैं। ठीक है, और सभी जो स्वर हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं? ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी स्वर हैं वो आपके घोष हैं और इसको हम सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हिंदी की ठ ध्वनि है। अब आपने ठ बताएंगे आप, जो ध्वनि है ओष्ठक तो नहीं है, तो ठ को बोलने में ओष्ठक का यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। कंठक का यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है, कंठक तो क है। तालव्य का यूज हो रहा है? तालव्य तो च छ। मूर्धन्य का यूज हो रहा है? यस, मूर्धन्य। क्योंकि आपकी जो जीभ है वो घूम के कहाँ पर लग रही है? जी ऊपर लग रही है, तो इसलिए जो ठ जो ध्वनि है वो आपकी मूर्धन्य है। ठीक है, कंठक हो गई आपकी क वर्ग और आ। ठीक है, तालव्य। ठीक है, ज्यादा हम इसमें समय नहीं गवाएंगे क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल से पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। मूर्धन्य ट वाले हैं, दंतक त वाले हैं, औष्टक प वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और कंठक और तालव्य ए ऐ हो गया, कंठोस्तक ओ औ हो गया। ये मैं आपको बोल के भी बता चुका हूं, तो ये आपका क्लियर हो गया। इनमें से संवृत जो स्वर है वो कौन सा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इसके पूरी डिटेल पढ़ी है। तो जो इनमें से जो संवृत है वो आपकी बड़ी ई है, जिसको हम बोलते हैं संवृत स्वर। ठीक है, संवृत स्वर क्या है? संवृत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसा स्वर ध्वनि जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुंह से जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। तो उदाहरण के लिए ई, बड़ी ई। ठीक है, तो लगभग वो तालुव्य से चिपक जाती है। ऊ और बड़ा ऊ, तो इनको क्या बोल रहे हैं हम? संवृत स्वर बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद जो है इसके अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और आपका क्या है? आपका विवृत स्वर।
तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका विवृत स्वर। तो जीभ का इसमें देखिए अग्र भाग भी यूज हो रहा है, मध्य भाग भी यूज हो रहा है और पश्च भाग भी, लेकिन विवृत का तो कहीं यूज नहीं हुआ, तो इसलिए वो कौन से है, विवृत है। ठीक है, इसका कोई भेद नहीं है यहाँ पर। चलिए, अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध जो विवृत स्वर है वो कौन सा है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐ। जो ऐ है आपका वो क्या है, अर्ध विवृत स्वर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा डिटेल और पढ़ लेते हैं, आपको और अच्छी जानकारी हो जाएगी। देखिए, विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, उसे बोलते हैं विवृत। अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, जो अ, ऐ, ओ, औ, ये क्या हो गए आपके ये क्या हो गए, अर्ध विवृत। अर्ध संवृत जिसमें जो मुख द्वार है आधा बंद रहता है, मतलब ए, ओ। ठीक है, और जो संवृत होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, ई, बड़ी ई, छोटाऊ ऊ, तो ये बोलते हैं संवृत। संवृत मतलब बंद हो जाता है, अर्ध संवृत मतलब थोड़ा सा खुला रहता है, अर्ध विवृत मतलब आधा खुला रहता है, और विवृत मतलब पूरा खुला रहता है। तो ये आपके क्या हो गई, पूरी डिटेल हो गई। चलिए, अब उच्चारण के स्थान पर हम कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए, च का उच्चारण स्थान क्या है, आपने पढ़ा है च का जो उच्चारण है वो तालुव्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंठक क होता है, नासिक के अइये वाले होते हैं, पंचम जो अक्षर होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखिए बता दिया है। कंठक हो गया क, तालुव्य च, च, ज, ये हो गया। आप बोल के देखेंगे तो ये हम चीजें पूरी बता चुके हैं। रीरी ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, री री। देख लीजिए आप क्या हो रहा है, री री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूर्धन्य। री री क्या है आपका, मूर्धन्य, री री। तो आपकी जो है री री आपका क्या है, उच्चारण है मूर्धन्य है। ठीक है, चलिए, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। जब हम बोलते हैं तो कितने उच्चारण जो स्थान है उनका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5। ठीक है, कौन कौन से हैं, कंठक, तालुव्य, कंठक, तालुव्य, मूर्धन्य, औष्ठक और दंतक। देख लीजिए आप, कंठक, मूर्धन्य, तालुव्य, औष्ठक और दंतक। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ, हम तो पहले वाला ये कंठक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंठक। जो घ, क, ख, ग, घ, ये क्या है आपके, कंठक हैं। ठीक है, गले से बोले जा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए, त वर्ण की जो ध्वनि है, त, देखिए आपकी जीभ कहाँ पर लग रही है, दांतों पे लग रही है, तो सीधी बात है दंते रहेगा। ठीक है, तो त जो वर्ण की जो ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत्य है, दांतों पे है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से पहले ही क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, लेकिन एक बार पूरा डिटेल से बताया गया है। कंठक कौन से होते हैं, आ होता है, क वर्ग होता है, और ह और अह होता है। तालुव्य ई, बड़ी ई रहता है, च से अय तक होता है, य और स भी रहता है। मूर्धन्य कौन सा होता है, रीरी होता है, ट वर्ग रहता है, र और पेट पटा से रहता है। ठीक है, और इन्हें हम उष्म और संघर्षी भी बोल रहे हैं, देखिए। ठीक है, अंतस्थ य, र, ल, व होता है। दंतक जो आपके दांतों पे लगते हैं, त, थ, द, ध, न रहता है, ल और व भी रहता है, ल और स रहता है। ठीक है, ओष्ठक कौन से रहते हैं, उ और बड़ा ऊ रहता है, प, फ, ब रहता है, ये ओष्ठक रहते हैं। ठीक है, पंचामक्षर जो है आपका, और नासिक के कौन से होते हैं, अइये वाले, जिसमें मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है। कंठ तालुव्य ए, ऐ हो गया, कंठोष्ठक ओ, औ हो गया, दंतोष्ठक आपका व हो गया। आप बोल के देख लीजिए, आपके जो दांत, होठ जो है वो दांतों पे लग रहे हैं व बोलते हुए। ठीक है,
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? इनमें से कौन से हैं जो आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ड और ढ। ड और जो ढ है वो आपके क्या है, मूर्धन्य है। देख लीजिए, जीभ क्या है ऊपर, ट ठ वाले जो वर्ण है वो आपके क्या है, मूर्धन्य है। तो ड और जो ढ है आपके वो मूर्धन्य है, व्यंजन है। निम्नलिखित में से क जो है आपका, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है, कंठक ध्वनि वाला है क। जो वर्ग है वो, उसका उच्चारण कंठक। य र ल व, य र ल व, तो इन्हें हमने क्या बोला है, य र ल व को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हमने पहले ही पढ़ा है, अंत इस्त। जो ये क्या है, ये आपके जो व्यंजन है वो आपके य र ल व, वो जो है आपके अंत इस्त व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जो डिटेल इसमें दी गई है। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धन्य जो बोलते हैं, वो कौन सा समूह है इसमें जिसके जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका ट ठ। अभी हमने पहले क्वेश्चन में ट ठ जो है मूर्धन्य है। स और रीरी भी आपका मूर्धन्य है। आप बोल के देखेंगे तो आपकी जो जीभ है वो पलट के ट ठ स एक पटा से, तो इनकी जो ध्वनि है वो आपकी क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें अगर ध्यान में रखनी है तो थोड़ी ध्यान में भी रखनी पड़ेंगी, स्पेशली जो आपके स्वर है उनकी ध्वनि को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी जो आपके व्यंजन है उनकी तो आपकी आवाज ऐसी की ऐसी ही निकलेगी। ठीक है, सही है। चलिए, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। विसर्ग का उच्चारण क्या है? विसर्ग क्या होता है आपका, विसर्ग का उच्चारण? तो आप कहाँ से बोलते हैं विसर्ग को? अह, ये अह बताया गया है, तो इसमें क्या है आपका, ये कंठक है। वैसे ये अनुनासिक होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो हमने इसमें क्या है, आपके 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। 50 क्वेश्चनों में हमारी जो पूरी वर्णमाला है वो लगभग कवर हो चुकी है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है आपके 200 क्वेश्चन है। तो एक से दो पार्ट इसके, 2 से 3 पार्ट इसके बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 से 3 पार्ट में ये कवर हो जाएगा। और 2 से 3 पार्ट में उसके बाद आपका जो वर्णमाला है उससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको पता है कि वर्णमाला से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सभी एग्जामों में। ठीक है, तो इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।